सर पिछले 6 महीनों में आप एक स्टॉक की लिस्ट देखो, व्हाट रिडिक्युलस रिटर्न्स दिए गिवन। सबसे ऊपर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कितने रिटर्न दिए? 183% की। फिर जेबीएम ऑटो 173%, मैजिकॉन डॉक 153%, सुजलॉन एनर्जी 121%, आरईसी 101%। अब देखो यार, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इन सब स्टॉक्स की बात करेंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन स्टॉक्स में ऐसा क्या था कि भाई इन्होंने इतनी मैसिव रिटर्न दे दिए, एंड ऑल्सो क्या ये और रिटर्न देने लायक है भी कि नहीं है। अब देखो यार, ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट कैसे होगी कि एक तो सबसे पहले वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आराम से बैठ जाओ, ठीक है। एंड आई वांट यू टू टेक दिस एज केस स्टडीज। मैं आपको 5 स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक की प्रॉपर केस स्टडी दूंगा कि ये है इसलिए स्टॉक ऊपर गया, इसलिए रिटर्न ऐसी दी। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे डिफरेंट काम होगा। हर स्टॉक के बाद मैं वीडियो 3 सेकंड के लिए रोकूंगा। उस 3 सेकंड में आप पॉज करोगे और नीचे कमेंट करोगे स्टॉक का नाम, वुड यू इन्वेस्ट, यस और नो, बस यस और नो इधर आएगा। और यहाँ पे आएंगे रीजंस, व्हाट आर द रीजंस। आप रीजंस एक भी लिख सकते हो और ज्यादा भी लिख सकते हो, बट आई वुड रियली रिकमेंड लिखो। क्यों? इससे आपसे सुनोगे नहीं, आप खुद का आइडिया लगाओगे, मुझे पता चलेगा आप क्या सोच रहे हो, एंड दूसरे जो कमेंट कर रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके एक हेल्दी डिबेट शुरू करते हैं। मैं इसलिए देख रहा हूँ, मैं इसलिए देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ, और आपको दूसरों को पता चलता है दूसरों का पर्सपेक्टिव क्या है। तो हर स्टॉक के बाद वीडियो पॉज करना और नीचे बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट स्टॉक। तो शुरू करते हैं विद द स्टॉक नंबर 1, which is Olectra Greentech Limited। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 183% की स्टैगरिंग रिटर्न्स दिए। तो पहले इस बिजनेस को समझते हैं। Olectra Greentech ना मेजरली क्या बनाती है? ई बसेस बनाते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस बनाते हैं और इंडिया के ईवी बस के ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है। एंड विद टाइम ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स में भी आएंगे, ये इलेक्ट्रिक ट्रिपर्स में भी आएंगे। एज ऑफ नाउ इनके पास 4 मॉडल्स हैं। सबसे पहले टाइप 1 आता है लग्जरी, विच इज ओलेक्ट्रा V2 7 मीटर्स। उसके बाद आता है ओलेक्ट्रा 9 विच इज 9 मीटर्स। फिर आता है ओलेक्ट्रा 12 जो 12 मीटर की है। फिर आता है ओलेक्ट्रा CX2 विच इज 12 मीटर्स। देन ओलेक्ट्रा E ट्रिपर 6x4। अब इनका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है BYD के साथ। BYD एक चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी है, बहुत बड़ी है। मतलब दे हैव प्रेजेंस इन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, बहुत मेजर सिटीज में। चांसेस है कि आपने इनकी गाड़ी कहीं ना कहीं देखी होंगी। बट ये ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लेता स्मार्ट क्यों है? बिकॉज BYD ईवी में बहुत लीप्स एंड बाउंड्स आ गए हैं और इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है। बिकॉज BYD ई बसेस की बैटरी बनाता है, चेसेस बनाता है, सब असेंबलीज बनाता है, उनके कंपोनेंट्स बनाता है, स्पेयर पार्ट्स बनाता है, लिथियम चार्जेबल बैटरी बनाता है। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को बहुत ज्यादा पुश देती है। अब रिसेंट टाइम्स में इनको 3 बहुत बड़े ऑर्डर मिल गए। सबसे पहले इनको बसेस का ऑर्डर मिला है फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद उनको बसेस का एक और ऑर्डर मिल गया है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद तीसरा बस ऑर्डर मिल गया है फ्रॉम थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की पेरेंट कंपनी है वो कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने जो डीजल बसेस यूज होती थी पिलग्रिमेज के लिए, स्पेसिफिकली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए, उन्होंने 10 ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बसेस डोनेट की हैं। तो अच्छा जा रहा है। और अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं ना, इनकी दिसंबर 2022 में इनके पास 3220 ई बसेस का ऑर्डर ऑलरेडी था, जहां पे ये बसेस को सप्लाई करना था ओवर अ पीरियड फ्रॉम 12 to 15 मंथ्स। और एक रीजन जिनकी वजह से इनका शेयर बहुत ज्यादा पुशअप हो गया था और ये हर जगह हेडलाइन आई थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 10,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था, जहां पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 5150 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑपरेशन संभाली थी और उनकी मेंटेनेंस संभाली थी। सिर्फ इस न्यूज चक्कर में ना इस स्टॉक को बहुत मेजर पंप मिला था। अब इस स्टॉक के अराउंड एक कंसर्न है, वो कंसर्न है फेम का, FAME। अब ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जो ईवीज को बहुत बेनिफिट देता है। तो अगर आप कोई ईवी गाड़ी खरीद रहे हो, आपको फेम के अंदर बेनिफिट मिलेगा। प्रॉब्लम क्या थी? जब तक फेम सब्सिडीज चल रही है बढ़िया है, फिर आई फेम 2 पॉलिसी, उसकी सब्सिडीज चल रही है बढ़िया है। बट अगर फेम 2 पॉलिसी बंद हो गई तो क्या ओलेक्ट्रा इसी पेस में आगे बढ़ती रहेगी? वेल, मैनेजमेंट सेज हाँ, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। बिकॉज जो सब्सिडी गवर्नमेंट उनको दे रही है ना, उनकी बसेस यूज करने में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ट्रांसपोर्ट उतने पैसे आराम से बचा लेगा। सो द मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर फेम 2 स्कीम खत्म भी हो गई, इनको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। उसके बाद ये कंपनी पॉलीमर इंसुलेटर्स में भी है और इस कंपनी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है इन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स। और इस इंसुलेटर्स के लिए इनकी क्लाइंटेल इज प्रीमियम, जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद कल्पत्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, देन मैक्लेन पावर सिस्टम्स एंड लार्सन टर्बो। तो देखो दोस्त, क्लाइंटेल तो तगड़ी है। और इस सेगमेंट में FY22 में
इनका EBIT मार्जिन था 12% और FY23 में हो गया है 20%। और जो इनके मार्जिन बढ़े हैं ना, वो ज्यादातर बढ़े बिकॉज जो पॉलीमर इंसुलेटर्स का एक्सपोर्ट मार्केट है, वहां से इस कंपनी ने अच्छे पैसे कमाए। अब आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो यार, ये जो बसेस की मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जहां पे एक नया प्लांट खोल रहे हैं जिसकी कैपेसिटी होगी टू प्रोड्यूस 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ईयर, और ये स्केलेबल होगा टू 10,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर ईयर, जिसके लिए इन्होंने 150 एकर्स का लैंड एक्वायर किया है। वहां तो बसेस बनाएंगे और दूसरी ईवी प्रोडक्ट्स वो भी बनाएंगे। इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 76%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 200%, ROE is 8.11%, ROCE is 13.0%, and debt equity is amazing, which is 0.16 times। ये है कंपनी का ग्राफ, और देखो रिसेंटली तो छप्पड़ फाड़ के आउटपरफॉर्म किया। ये था देखो दोस्त ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब 3 सेकंड वीडियो पॉज करनी है। आपको पता ना क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जाओगे, आप लिखोगे ओलेक्ट्रा, विल यू बाय और नो, येस और नो में यहां लिखना, और मुझे रीजन चाहिए यहाँ पे आपके हिसाब से क्या है क्या नहीं है, सो दैट कमेंट बॉक्स में एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो और मैं भी देखना चाहता हूँ क्या लिखते हो। अब आ जाते हैं सेकंड कंपनी पे, जिस कंपनी ने पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट अप टू 173% का रिटर्न दिया, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ये कंपनी है JBM ऑटो। सबसे पहली चीज ना, इस कंपनी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। JBM ऑटो शुरू कैसे हुई थी? ये 1983 कंपनी है। शुरू क्या था? सिलेंडर्स बनाने के लिए। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल बूम आता गया, तो आपने देखा होगा इंटेल का हमेशा क्या डाटा है, और हमेशा लिखा होगा इंटेल इनसाइड। आप मानोगे नहीं, जो JBM ऑटो के फाउंडर्स थे वो इससे इतना इंस्पायर हो गए, उन्होंने भी अपना विजन बना लिया कि वो क्या चाहते हैं, JBM इनसाइड, मतलब हर गाड़ी में JBM के ऑटो पार्ट्स होने चाहिए। एंड एज फेट वुड हैव इट, उनका विजन आज एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज आज JBM ऑटो 5 लाख से ज्यादा हर रोज ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल व्हीकल जो आपको बाहर दिख रहे सड़क में, शायद जो आपके पास भी होगा, उसमें JBM ऑटो का कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा ही होगा। सो JBM इनसाइड, विजन अकॉम्प्लिश्ड। अब इसमें थोड़ा और डिग इन डाइव करते हैं और उसका थोड़ा रेवेन्यू बेस समझते हैं कि किस बिजनेस पार्ट से कितना रेवेन्यू आता है। इनका 79% रेवेन्यू आता है ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट में। ठीक है, अब ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा चेसिस एंड सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल्स, ट्विस्ट बीम्स, लोअर कंट्रोल, सब फ्रेम्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, एयर टैंक्स, फ्यूल टैंक्स, ये आ जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में आता है बाहर के जो डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आ जाएगा आपके डोर्स, रूफ, रेयर पैनल, फ्रंट पैनल, एस्थेटिकल पार्ट्स या बम्पर्स भी। एंड इसमें थर्ड कैटेगरी आती है BIW, विच मींस बिल्ड इन वाइट। ये वो पार्ट्स होते हैं जो पार्ट्स गाड़ी में लगते हैं बिफोर द पेंट। तो पेंट के पहले गाड़ी जनरली व्हाइट होती है, फिर पेंट होता है, तो जो पार्ट्स पहले लगते हैं पेंट के, उसको बोलते हैं बिल्ड इन वाइट। इसमें जो ये पार्ट्स बनाते हैं वो है फ्लोर, अपर बॉडी पार्ट्स जैसे पिलर हो गया, रूफ हेडर हो गया, क्रॉस बार बीम हो गया, क्रॉस कार बीम हो गया, क्रॉस ट्रक बीम हो गया, ऑयल पैन असेंबली हो गई, एंड मेनी मोर। तो इस ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्शन से इनका 79% रेवेन्यू होता है। फिर आते हैं सेकंड बिजनेस पार्ट में, जहां से इनका 7% रेवेन्यू आता है। दैट इज द टूल रूम डिवीजन। जो आसान है, ये बनाते हैं टूल्स, डाइस, मोल्ड्स। किस किस के लिए? ऑटोमोबाइल के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए, और जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज उनको भी केटर करते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो बिजनेस सेगमेंट है, इट इज वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, और भारत में 90% जो OEMs है ना, वो JBM ऑटो के दोस्त कस्टमर्स हैं। और इसी सेगमेंट में इनकी जो CAGR ग्रोथ रही है वो थी ऑफ 20%, विच इज वेरी 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 रिस्पेक्टेबल। फिर आते हैं इनके तीसरे बिजनेस सेगमेंट में, जहां से इनका 14% रेवेन्यू आता है, वो है बस मैन्युफैक्चरिंग। JBM ऑटो सिटी बसेस, स्कूल बसेस, लग्जरी बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कॉर्पोरेट ट्रैवल बसेस, ये सारी बसेस यहाँ पे बनाता है। और कस्टमर्स की बात करें, सो टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज JBM ऑटो के कस्टमर्स यार, नेमिंग मारुति इंडिया, फोर्ड इंडिया, महिंद्रा, आयशा मोटर्स, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, होंडा, डैमलर, ये सब के सब इनके क्लाइंट्स हैं। अब देखो दोस्त, ये सब तो बढ़िया है, बट ये स्टॉक चढ़ा क्यों? जो इलेक्ट्रा केस था ना, वही केस यहाँ पे भी है। ह्यूज ऑर्डर्स, बड़े ऑर्डर्स की न्यूज आ गई, शेयर बढ़ गया, इन्वेस्टर्स ने भर के इन्वेस्ट कर दिया। ऑर्डर्स की बात करें, JBM ऑटो को 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज है ना, उन्होंने भी JBM ऑटो को ऑर्डर दिया है फॉर बसेस, और ये बसेस यूज होंगी एज सिटी बसेस, स्टाफ बसेस, टारमैक कोचेस। एंड JBM ऑटो 9 मीटर बस भी देता है, 12 मीटर बस भी देता है। 5000 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर है, तो क्या JBM ऑटो को कंप्लीट कर सकता है? वेल, हाँ,
ठीक है, समझ गया। बिकॉज एज ऑफ नाउ तो देखो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ऑफ 3000 बसेस, बट एंटिसिपेशन ये है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं कि अगले साल 2024 के सेकेंड हाफ में इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3000 से 20,000 तक हो जाएगी। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, आप बस एक स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि उनको ऑर्डर मिल गया, कंपनी को ये ऑर्डर मिल गया, ये मिल गया, बस इन्वेस्ट कर दो। इससे कुछ फायदा नहीं है। मतलब आप 2-3% कमा लो, लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअलिटी में ऐसे पैसे नहीं बनते हैं। पैसे आपके एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट तब बनेंगे जब एक स्टॉक में आप अच्छी रिसर्च करते हो, उस पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और सिर्फ ऑर्डर वैल्यू देख के इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे बहुत लोग ये मुझे बोलते हैं कि इस कंपनी के पास तो इतने ऑर्डर्स हैं तो डेट भी क्लियर हो जाएगा और रेवेन्यू इतने बढ़ जाएगा। अरे अगर ऑर्डर्स हैं, मानते हैं ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स हैं, उन्होंने वो टेंडर्स जीते हैं किसी कंपनी ने, बट जरूरी थोड़ी सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। कितनी बार वो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। मतलब मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाल के दूंगा रिसर्च के बाद कि कितने कंपनीज जिनको बहुत हाई ऑर्डर बुक थी वो कंपनीज खत्म हो गई। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑर्डर बुक होना खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ ओनली इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर बुक इज रॉन्ग। अब आते हैं इस कंपनी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स सिग्निफिकेंट हैं। सबसे पहले चीज तो आती है डेट इक्विटी। आपको पता है गोला क्या टेक है, मुझे डेट इक्विटी में वो कंपनीज पसंद है जो 0.5 से नीचे हो। इस कंपनी का डेट इक्विटी इज 1.65 टाइम्स, जो हाई है। अब हाई है बट अगर कंपनी रिवॉर्ड अच्छा दे रही है तो वी कैन एक्सेप्ट इट। बट अगर मैं ऑटो एक्सिलरीज इस पूरी इंडस्ट्री का डेट इक्विटी का एवरेज देखूंगा ना, वो आता है 0.5 से भी नीचे, और इस कंपनी का उस इंडस्ट्री में डेट इक्विटी है 1.65 टाइम्स, विच इज हाई। एंड हाँ, ये बिजनेस दूसरे काम भी करती है, बट 79% का बिजनेस ऑटो एक्सिलरी से आ रहा है, वो जो ऑटो प्रोडक्ट से मुझे पता है। तो मैं इसका डेट इक्विटी तो ऑटो एक्सिलरी बिजनेस से ही लूंगा। और एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ना, DIIs ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है ना FIs ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब आज इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 26%, profit growth for the past 3 years is 22%, ROE is 12.9%, ROCE is 11.8% and debt equity is 1.65। ये है कंपनी का ग्राफ। अब आप क्या करना है, दोबारा मैं वीडियो को 3 सेकंड पॉज दूंगा एंड कमेंट करके लिखो आपका क्या इंस्टिंक्ट है, क्या एनालिसिस है, एंड मैं प्रोस कॉन्स आपको दोनों बता रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट विल यू डू। अब आ जाते हैं थर्ड कंपनी में जिसने पिछले 6 महीनों में 153% रिटर्न दी है। मैं बात कर रहा हूं अबाउट मैज़गॉन डॉक। मैज़गॉन डॉक हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े सबमरीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। एंड टू बी फेयर, सिर्फ सबमरीन से नहीं बना रहे, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपको थोड़ा ब्रॉड व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले डिफेंस आ जाएगा, ठीक है। डिफेंस के लिए क्या क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स बना रहे हैं, फिर कॉर्वेट्स बना रहे हैं। कॉर्वेट्स स्मॉल वॉरशिप्स टाइप की होती है, मतलब दे आर स्टिल ह्यूज बट दे आर नॉट वॉरशिप्स, स्मॉल वॉरशिप्स होती हैं। उसके बाद मिसाइल बोट बना रहे हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बन रहे हैं, तो काफी सारी चीजें बन रही हैं। फिर अगर मर्चेंट शिप्स की बात करें, सप्लाई वेसल्स हैं, सपोर्ट वेसल्स हैं, आपको दिख रहा है। और साथ साथ आने वाले टाइम में इन्होंने अब डाइवर्सिफाई भी करना शुरू कर दिया है इन द ऑयल सेक्टर, जहां पे ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं एंड जैकअप रिग्स। अब इसकी भी ऑर्डर बुक पे उतर के आते हैं। अब मैज़गॉन का जो स्टॉक चढ़ा है उसका भी बहुत मेजर रीजन एक ऑर्डर बुक ही था। आप इनका ऑर्डर बुक का बैकलॉग देखो, इनके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं ऑफ 40,600 करोड़। 40,600 करोड़, ये फिगर इतना बड़ा है। मतलब अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब जस्ट इमीडिएटली पास्ट 12 मंथ्स के रेवेन्यूज देखो ना, तो जो 40,600 करोड़ का जो फिगर है, इट इज 5.7x ऑफ द ट्रेलिंग 12 मंथ्स रेवेन्यूज। दिस इज हाउ इनसेन दिस नंबर एक्चुअली इज। और ऑफ कोर्स ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा आने वाले 4 से 5 सालों में। तो बोल सकते हैं कि देखो एज ऑफ नाउ तो रेवेन्यू की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिख रही है। एंड अगेन इसमें भी एक ये रीजन था बिकॉज ऑफ विच द स्टॉक रियली डिड वेल। और इनको लार्ज स्केल ऑर्डर्स भी बहुत सारे मिले हैं यार, छोटे छोटे ऑर्डर्स नहीं है। जैसे एक नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का ऑर्डर मिला है, उसकी वैल्यू है ऑफ 50,000 करोड़। फिर कन्वेंशनल सबमरीन्स का भी ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है ऑफ 43,000 करोड़। तो देखो इनफ्लो तो स्ट्रॉन्ग है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इस कंपनी के पास ऑर्डर्स हमेशा ही आते जाएंगे। एक बार ऑर्डर दे दिया, कंपनी ने कुछ ले लिया, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी बिजनेस ने किया, उसने शिप्स ले ली, तो वो ले ली, मतलब वो रेगुलरली ऑर्डर करते रहेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। स्पेसिफिकली इतने बड़े ऑर्डर्स में तो बहुत ही कम है। बट टेकिंग नथिंग फ्रॉम मैज़गॉन डॉक, दिस कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। ये आपको उनके फाइनेंशियल फिगर बता रहे हैं। इस कंपनी की सेल्स की 36% ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में 80% ग्रोथ हुई है, और इनके EBIT मार्जिन्स हैव पीक्ड एट 10%, व्हिच इज क्रेजी बिकॉज अब कंपनी हाई मार्जिन्स में एंटर कर गई है। और ऑफ कोर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टर्स के लिए और भी बढ़िया है। और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि FY24 में
इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा ऑफ 10 to 12% ईयर ऑन ईयर, और एबिट मार्जिन ये वही 10% की लेवल पे ही रखना चाह रहे हैं, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ ना इनको गवर्नमेंट से भी एक पुश मिल रहा है। कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट आत्मनिर्भर स्कीम के अंडर क्या चाह रही है, डिफेंस इक्विपमेंट हम खुद बनाए, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई इंडिया डिफेंस में इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम वेपन्स एक्सपोर्ट करें। मैज़गॉन डॉक उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी आती है। सो डिफेंस में अगर आप देख रहे हो, दिस कंपनी एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये कंपनी 900 करोड़ खर्च कर रही है इन द बिजनेस। क्यों? मॉड्यूल और सबमरीन वर्कशॉप बनाने के लिए, लार्ज क्रेन्स के लिए, जो बड़ी बड़ी शिप्स के लिए काम आता है। तो बेसिकली ये अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना भी चाहते हैं और उसको मॉडर्नाइज भी करना चाहते हैं। फिर ये कंपनी एक 37 एकड़ का पूरा लैंड ओन करती है, जहां पे इनका प्लान क्या है, ये ग्रीन फील्ड शिपयार्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एकदम स्क्रैच से शुरू होते हैं, तो देयर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो रेनोवेशन होते हैं, जो अपग्रेड होते हैं। ग्रीन फील्ड एकदम स्क्रैच से जो बनते हैं। तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी विद टाइम बेटर ही होती जाएगी, मॉडर्नाइज ही होती जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है एंड दे आर टेकिंग द एक्सपोर्ट मार्केट वेरी वेरी सीरियसली। एंड स्पेसिफिकली जो शिप रिपेयर है, जो शिप बिल्डिंग है, उसको एक्सपोर्ट में और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और इनकी जो डिफेंस ऑर्डर्स पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, सो दैट कल को जब आर्मीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कम की डिफेंस में, इस कंपनी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैनेजमेंट उस एंगल से भी देखो ख्याल तो रख रही है। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 17%, profit growth for the past 3 years is 37%, ROE is 28.6%, ROCE is 38.2%, and debt equity is absolutely beautiful, which is absolutely zero. Debt है ही नहीं। ये है कंपनी का ग्राफ भाई साहब, फोड़ के आउट परफॉर्म किया। तो वीडियो पॉज कर रहा हूं, आपका क्या टेक है मुझे बताओ, कमेंट करो, और कमेंट कर रहे हो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर दबाना, हमारी हेल्प भी हो जाती है। अब आते हैं फोर्थ कंपनी के लिए जिसने 121% रिटर्न दिया है। ये कंपनी वो कंपनी है जो रिटेल ट्रेडर्स की, रिटेल इन्वेस्टर्स की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेड्स में होते हैं। ये कंपनी आप ऑलरेडी शायद गेस कर चुके होंगे। ये कंपनी है द फोर्थ कंपनी, विच इज सुज़लोन एनर्जी, हम सबकी फेवरेट। I was being sarcastic by the way, पहले बता रहा हूँ। Suzlon, one of the world's leading renewable energy solution provider company है, one of the world's leading manufacturer of wind turbines है। मतलब Suzlon अपने टाइम पे पाइनियर था। अपने टाइम जब शुरू हुआ था, मिस्टर तांता जो उनके फाउंडर, जो विजन था वो पाइनियर ही था एक एंगल में। एंड Suzlon इसलिए वर्ल्ड में इनका इतना बड़ा फुटप्रिंट है, जहां पे ये पूरे विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हर एक स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। दे आर अवेलेबल अक्रॉस 6 continents. They have 12,640 wind turbines and all of this across different climate conditions. और climate conditions wind energy में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यस, अगर हम कंपनी की हिस्ट्री आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। इशू क्या हुआ कि 2008 तक इस कंपनी ने बहुत डेट लिया, बहुत ज्यादा डेट लिया, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपैंड और बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते थे। बट इनकी इन्होंने क्वालिटी में शायद इतना ध्यान नहीं दिया, तो क्वालिटी में इनके बहुत सारे कंसर्न रेज हुए। फिर आ गया सर 2008, लेमन ब्रदर्स क्रैश हो गया। सुज़लोन का कितना मेजर डेट लेमन ब्रदर्स सर्विस करता था, उसके बाद सुज़लोन को मौका ही नहीं मिल पाया किसी और से इतना डेट लेने का, और इतना सारा डेट था। अब डेट को सर्विस करने के लिए भी पैसा कमाना है, उस पैसे कमाने के लिए बिजनेस करने को और डेट चाहिए था। सुज़लोन फंस गई डेट ट्रैप में, जहां पे सालों साल से, डेकेड से इस कंपनी में इतना हैवी डेट चलता आ रहा है कि हालत सुज़लोन की एकदम खस्ता हो गई थी। बट वक्त ने घुमाया कुछ ऐसी चीजें, और ऐसी चीजें सुज़लोन में हो गई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कि सुज़लोन स्टॉक सर अलग लेवल पे भाग रहा है। अगेन आपको पता है इसका रीजन क्या है? वही रीजन है ऑर्डर बुक। मई 2023 सर सुज़लोन के लिए क्या महीना आ रहा है, ठीक है। इनको 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला फ्रॉम टोरेंट पावर, फिर उसी महीने मिला 204 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया फ्रॉम सरनेटिका रिन्यूएबल्स, उसके बाद 69 मेगावाट का ऑर्डर मिला फ्रॉम एएन ऑर्डर कंपनी। फिर आप मई 23 के ऑर्डर्स देखिए, फिर अप्रैल में उनको ऑर्डर्स मिले, फिर अक्टूबर मिले, सितंबर मिले। तो जिस कंपनी की ऑर्डर बुक है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। एक रीजन ये है, रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत पुश मिला है। आफ्टर G20 गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट पुशिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और अब भारत सरकार को छोड़ो, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स आर सीरियस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। एंड अगर विंड टर्बाइंस की बात आ रही है, अगर विंड एनर्जी को हार्वेस्ट करने की बात आ रही है ना, उस डिस्कशन में सुज़लोन का नाम आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ विच विंड्स अब सुज़लोन साइड हो गई हैं। अब मैं आपको इनके फाइनेंशियल बता रहा हूँ। इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2023 में था वाज हाईएस्ट पिछले 12 सालों में, इट वाज हाईएस्ट। और दूसरी जगह इनकी फाइनेंस कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। बेसिकली जो लोन्स दे रखे हैं उसका इंटरेस्ट सर्विस करना पड़ता है। FY22 में इंटरेस्ट सर्विस करने की, फाइनेंस को सर्विस करने की कॉस्ट आई थी और 735 करोड़,
और इस साल 2023 में ये 735 से कम होकर आ गई है टू 421 करोड़ और ये लोएस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट है पिछले 12 सालों में। फिर आता है इनका डेट बाय एबिटा, आप देख लो कैसे 11.8 टाइम्स है जो बहुत रिडिकुलसली आया है, अब आ गया है टू 1.4 टाइम्स विच इज स्टिल हाई बट एट अ रीजनेबल लेवल। बट सिचुएशन इतनी क्लीन नहीं है। सिचुएशन दोबारा मैं बता रहा हूँ क्या थी प्रॉब्लम। डेट अभी भी है, डेट कहीं गायब नहीं हो गया। हुआ क्या है कि सुजलॉन को पेमेंट्स देनी थी एफसीसीबी को इन 2020, सुजलॉन वो पेमेंट सर्विस नहीं कर पाया। सुजलॉन ने क्या बोला, ठीक है सर एक काम करो, आप अपना डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, जितना भी आपका डेट है हम आपको इक्विटी शेयर दे देते हैं। तो इससे हुआ क्या, कंपनी तो अभी भी ओ करती है बट बुक से वो डेट हटके इक्विटी में ऐड हो गया, इसलिए डेट इक्विटी कम हो गया। Just to give you a perspective, FCCB को 3.8 बिलियन इक्विटी स्टॉक्स मिले ऑफ सुजलॉन एट द प्राइस ऑफ 6.7 रुपीज पर शेयर। और आगे जाके भी ये QIP से और बॉन्ड्स इशू करके ये और पैसे रेज करना चाहते हैं फॉर देयर बिजनेस, बट देयर इज स्टिल अ लीडिंग क्राइसिस, इनकी क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। और ये मैं नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स की सुजलॉन से कंप्लेंट रही है। सुजलॉन एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस नहीं कर रहा एज ऑफ नाउ, उनका मेन कोर फोकस सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही है। एंड आपको पता है हाँ ये स्टॉक चढ़ गया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, बट मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज देयर आर सीरियस इश्यूज इन इट। बट वो मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन सुनना चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ना चाहता हूँ। इनके फाइनेंसेस हैं, सेल्स ग्रोथ फॉर पास्ट 3 years is 26%, profit growth for the past 3 years is 27%, ROCE is 20.6%, debt equity is 1.76, मतलब जो सुजलॉन के स्टैंडर्ड्स तो बहुत ही अच्छा है। ये है सुजलॉन ग्राफ, भाई फोर्ड कार्ड परफॉर्म किया है। 3 सेकंड में पॉज, बताओ व्हाट यू थिंक। अब बात जाते हैं फिफ्थ कंपनी पे। इस कंपनी ने पिछले 6 महीनों में किया है 101% का रिटर्न और ये कंपनी है REC, गवर्नमेंट कंपनी है। मोर स्पेसिफिकली इट इज बैक्ड अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। REC का बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा क्रूशियल टास्क क्या है, इज टू मेक श्योर कि जो पावर प्रोजेक्ट्स ना उनको फंडिंग मिलती रहे। अब पावर प्रोजेक्ट्स काफी टाइप के होते हैं। सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट होता है जनरेशन, जहां पे बिजली को जनरेट करते हैं मे बी थ्रू फॉसिल फ्यूल्स एंड होपफुली रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जो ज्यादातर बढ़ रहा है। उन प्रोजेक्ट्स के लिए भर के पैसे आता है, कैपिटल फंडिंग होता है, उनकी फाइनेंसिंग कौन करवाता है, REC। उसके बाद आता है ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स। ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स मतलब बिजली जनरेट हो गई, फिर वो जाके जनरेटर्स में कलेक्ट होती है एट डिफरेंट लोकेलिटीज, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। उन प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। थर्ड फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। उन जनरेटर से घरों में, ऑफिस में, यूनिट्स में जब बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लाइन लगती है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट होता है। उसकी फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा, REC। और साथ ही साथ ये शॉर्ट टर्म लोन्स भी देते हैं, मीडियम टर्म लोन्स भी देते हैं, टू फ्यूल पावर प्लांट, टू परचेज मटेरियल, इक्विपमेंट, सिस्टम, नेटवर्क मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ट्रांसफार्मर्स, एवरीथिंग। बेसिकली REC ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, इनको एक हेल्प मिले थ्रू REC कि ये ऑपरेट करते जाएं। और पावर प्रोजेक्ट्स ना बैकबोन है, बिकॉज आप खुद देखिए इंडिया इज ए इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग ऑन अ रैपिड स्केल। अब इस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बैकबोन में क्या चाहिए, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और हाँ इंडिया ग्रो कर रहा है अनडाउटेडली, बट अगर आप एनर्जी का पर कैपिटा देखोगे, पर कैपिटा मतलब कि इंडिया में एक एवरेज इंडियन के पास जितनी एनर्जी मिल रही है वो बहुत कम है। सो फॉर आवर इकोनॉमी टू वेल, एनर्जी पर कैपिटा हैज टू इंक्रीज। और ये कब होगा, जब एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएंगे। और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस और ईज कौन करता है, REC। और आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू प्ले इवन अ मोर क्रूशियल रोल। जैसे मैं सुजलॉन में कवर किया था, G20 हुआ था, वर्ल्ड्स आर टेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी वेरी वेरी सीरियसली। इंडिया ने टारगेट किया है कि उनको 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए बाय 2030। इसकी ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, बहुत सारी कैपेसिटीज बनानी पड़ेंगी। इसके लिए REC इज गोइंग टू बी एन इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर। जैसे एक रिपोर्ट आई थी बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CEA, उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत हैवी फंडिंग चाहिए होगी, फंडिंग अप टू 14.54 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ 2027, सो दैट जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या चाहिए, वी नीड स्मार्ट मीटर्स, वी नीड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, वी नीड एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। उसके लिए अगेन फाइनेंसिंग लगेगी बहुत सारी, अगेन REC विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। अब आ जाते हैं नंबर्स पे। REC की लोन बुक, जितना पैसे देते हैं जितना ज्यादा पैसे देंगे उतना REC के लिए बेटर है, वो ग्रो कर गई है बाय 13% ईयर ऑन ईयर और अब हो गई है to 4,35,012 करोड़। इट इज ह्यूज। एंड FY 2023 में लोन्स की डिसबर्समेंट्स, मतलब जितने लोन्स दिए हैं वो भी ज्यादा दिए, एंड इट हैज इंक्रीज्ड बाय 51%, जहां पे REC ने दिए 96,846 करोड़
एंड सरकार ने भी सब्सिडी दी है, उस सब्सिडी की तरफ से गए 1066 करोड़। और इस कंपनी का इन्हीं रीजन से हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हुआ ऑफ 11,055 करोड़, जहां पे इनका प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। अगेन दीज आर बिग नंबर्स, और सब ट्रेलिंग इफेक्ट ही है, नंबर्स तो ट्रेलिंग इफेक्ट में चलते हैं। और बिकॉज नेटवर्थ भी बढ़ गई है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 13%, और अब नेटवर्थ हो गई है ऑफ 57,680 करोड़, जहां पे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20.35% एंड इट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। और इंटरनेशनली बात करूं ना तो रेटिंग्स होती हैं, REC के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रेटिंग्स है ऑफ Baa3 एंड BBB, एंड रेटिंग्स कुछ नॉर्मल रेटिंग कंपनी से नहीं है, टॉप रेटिंग कंपनी से है बाय मूडीज एंड फिच। तो REC का इंटरनेशनल मार्केट कितना खोलता है, इंटरनेशनल अपील कितना बढ़ाता है, ये आप खुद ही सोच सकते हो। अब आपके सामने का फन फैक्ट बताऊं, ऑलरेडी इस कंपनी ने बहुत बड़ा मैमथ टास्क पूरा कर लिया है कि पूरे भारत को इलेक्ट्रीफाई कर दिया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे आप जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोकस करिए, तो सरकार ये चाहती है कि REC पावर प्रोजेक्ट्स को पुश करिए, तो करती रहे, बट उसके साथ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी पुश करे, और REC कर रही है। और ये REC के लिए और हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोल देता है, जहां पे REC ने FY23 में 85,734 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे हाईवेज, मेट्रोस, एयरपोर्ट्स, IT कम्युनिकेशन पार्क्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में अनलिमिटेड है, इट्स वेरी वेरी ह्यूज इन अ कंट्री अनडाउटेडली। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत स्कीम्स आ रही है जिसको हेल्प करिए, स्कीम्स जैसे कि भारत माला योजना, सागर माला योजना, और सेक्टर्स जैसे एनर्जी, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हर जगह लोन दिया जाएगा टू मेक श्योर कि इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे। और आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं, इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया को जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए इन सब सेक्टर्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा अप टू 111 लाख crores, and REC seems at a very strong position with the government backing it for it to do well। ये है कंपनी का ग्राफ। और अब वीडियो 3 सेकंड क्लोज होगी, जल्दी बताओ REC में इन्वेस्ट करना चाहोगे नहीं, बिकॉज REC एक वो स्टॉक है जिसमें मैं खुद जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं।